जय हिंद दोस्तों। जिस तरीके से इस समय पर इंटरनेशनल रिलेशंस ज़बरदस्त लेवल पर चल रहे हैं, लगातार कुछ न कुछ उठापटक हो रही है। एक बिसात बिस चुकी है और उस बिसात के अंदर अगर देखा जाए मोटे तौर पर तो हर कोई अपनी अपनी गोटियां फिक्स करने में लगा हुआ है। हर कोई आगे बढ़ रहा है, हर कोई कुछ न कुछ गेम खेल रहा है। हर किसी के कुछ न कुछ प्यादे हैं जो मर रहे हैं, कुछ न कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है और पूरी व्यवस्था जो है इस समय पर ऐसा दिख रहा है जैसे कोई चेस की बिसात हो। ऐसे में चाइना के ऊपर हम ध्यान इस टाइम पर हटाकर बैठे हैं। ऐसे में अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो चाइना इस समय पर बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, लेकिन कभी इस समय पर चाइना से वैसी खबर सुनने को नहीं मिल रही जैसे एक साल तक मिल रही थी। कहीं ये तूफान से पहले की वो शांति तो नहीं जो इस समय पर चाइना ने दुनिया में क्रिएट हो चुकी है, और चाइना उस शांति का फायदा उठाकर आगे बढ़ रहा है और बड़ा खेल करने की तैयारी में है। मैं इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे ये है कि अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं और आगे आपका प्लान है या आपके कोई यार दोस्त भाई बंधु, तो हम लोगों का एक बहुत बेसिक कोर्स एनसीईआरटी का स्टार्ट हुआ है, ज्योग्राफी और मैपिंग। ज्योग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी जो 6 से लेकर 12 तक की, यानी छठी क्लास से 12वीं क्लास तक के जो मैप्स हो, जो ज्योग्राफी के बेसिक कंसेप्ट होंगे वो पढ़ाए जाएंगे, जो हर एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और दूसरा आपको मैपिंग करवाई जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने नंबर जो हैं वो कटवा बैठते हैं। तो इसलिए आप अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत लगभग 2.5 से 3 महीने का कोर्स है और बहुत बेसिक अमाउंट की फीस है, 500 रुपीज़ पर मंथ। आप जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करें ताकि आप पीछे ना रह जाएं। अभी बैच शुरू हुआ है। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा इंडिया, और इंडिया में मतलब टॉपिक है इस समय पर इंटरनेशनल रिलेशंस, और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर किस तरीके से अलग अलग लेवल के खेल चल रहे हैं। बैटल ग्राउंड बिल्कुल ज़बरदस्त लेवल पर चल रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाए जिससे वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए और कहीं इसमें चाइना की कोई गेम ना हो। अगर आप यहाँ मोटे तौर पर देखते हैं तो दुनिया का इस समय पर बड़े बैटल ग्राउंड्स आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं, कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि खबरें लड़ाई झगड़े की आ रही हैं। इस समय पर सबसे ज़्यादा उबलता हुआ पोर्शन पिछले 6 महीने में आपको दिखाई दिया कि बेलारूस है। उसके बाद अगला जो पोर्शन है वो आपको दिखाई दिया जहां पर लड़ाई के इस समय पर बादल सबसे ज्यादा मंडरा रहे हैं, वो यूक्रेन है। उसके बाद हमारे को लड़ाई की खबरें यहाँ यमन के हूती रिबेल्स से भी आती हैं, जिसके अंदर से यहाँ से मिसाइलें छोड़ी जाती हैं रियाद और यूएई के ऊपर। इसी तरीके से एक बैटल ग्राउंड की बिसात इस एरिया यानी लद्दाख में भी बिछ चुकी है। इंडिया चाइना के बॉर्डर पर भी बिछ चुकी है और अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर भी टेंशन्स बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एक बैटल ग्राउंड जो किसी टाइम पर अफगानिस्तान था, वो अफगानिस्तान इस समय पर थोड़ा सा शांत नज़र आ रहा है और उसको किसी न किसी तरीके से दुनिया की एड की ज़रूरत है, ऐसा शोर मच रहा है। और उसके बाद एक बैटल ग्राउंड हमने कुछ टाइम पहले देखा कि कज़ाकिस्तान यहाँ पर मौजूद है, जो थोड़ा सा हुआ और उसके बाद शांत हो गया। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े बैटल ग्राउंड्स में यहाँ एक जो ताइवान नाम की जगह है वो है, और चाइना इस ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के अंदर अपना डोमिनेंस बनाने की तैयारी में है। तो अगर आप देखें, और यहाँ पर ये इंडो पैसिफिक से भी आपको चाइना की आने और इस तरीके की खबरें नज़र आ रही हैं। और पिछले साल आपने देखा होगा कि म्यांमार में एकदम से मिलिट्री कू होता है, आंग सांग सू ची की जो गवर्नमेंट है वो हट जाती है और एकदम से यहाँ पर
जो है मिलिट्री रूल आ जाता है। और फिर खबर आती है कि कंबोडिया के अंदर अमेरिका के जो सिस्टम्स थे उन्हें ध्वस्त करके वहाँ अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसे तोड़कर चाइना के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स एस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं खबर आती है कि क्या नाम है, थाईलैंड ने चाइना को क्रा कैनाल बनाने से रोक दिया है और कहीं ना कहीं चाइना के सपने चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर आपको खबर आती है कि फिलीपींस ने ब्रह्मोस खरीदने का ऑर्डर पास कर दिया है। फिर आपको खबर आती है कि पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल देने की तैयारी में चाइना है। इसी तरीके से पाकिस्तान को हथियारों की जो खेप है वो बढ़ाई जा रही है, हथियारों से मजबूत किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इस टाइम पर ये कि श्रीलंका के अंदर एक अलग ही तरीके का क्राइसिस चल रहा है जिसको इकोनॉमिक क्राइसिस कहा जाएगा। यहाँ जितने भी बैटल ग्राउंड्स आपको दिखाई दिए, इन सभी जगह पर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और इस पूरे मामले में हम ईरान को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें जो अमेरिका है वो ईरान से न्यूक्लियर डील करने की बात करना शुरू कर चुका है और लगभग आज नहीं तो कल किसी ना किसी तरीके से न्यूक्लियर डील होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर आप देखें तो अफगानिस्तान तालिबान के जो लोग हैं वो आपको नीदरलैंड जाते हुए दिखाई देंगे, वहां जाकर बातचीत करते हुए दिखाई देंगे और अपना पक्ष रखते हुए दिखाई देंगे। अब ऐसी सिचुएशन में अगर नीदरलैंड जाके ये लोग अपना पक्ष रखते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि तालिबान को रिकॉग्निशन दे रहे हैं, ये बैटल ग्राउंड प्रिपेयर हो रहे हैं और यहाँ पर कुछ ना कुछ मामला उबल रहा है। इजराइल जो है वो इस टाइम पर अरब कंट्रीज से एक अच्छा रिलेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। अब्राहम अकॉर्ड हो चुका है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, चाहे हम इसमें क्वाड को भूल गए, कि क्वाड जो है वो भी अपने आप में एक बिसात ही है। और क्वाड के बाद अगर आप देखेंगे तो ऑकस अपने आप में एक बिसात ही है। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन इकट्ठी हो रही है रशिया से लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर एक अलग ही लेवल की बिसात बिस चुकी है, जहां पर हर पावर, अफ्रीका को छोड़ दीजिए, इथियोपिया भी उबलना शुरू हो चुका है। इथियोपिया के अंदर भी टेंशन्स क्रिएट हो चुकी हैं और इथियोपिया भी उबलना शुरू हो चुका है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ से खबरें ऐसी आ रही हैं कि इस समय पर बैटल ग्राउंड्स लगातार बनते जा रहे हैं और वो बैटल ग्राउंड्स बन रहे हैं, नए दोस्त बन रहे हैं। जो पुराने दुश्मन होते थे अब उनमें दोस्ती हो रही है और दोस्तों के बीच में कई मामलों में दुश्मनी हो रही है। तो यहाँ पर अगर पूरी सिचुएशन को देखते हैं तो एकदम से अगर आप 1990s को देखेंगे तो 1990s के अंदर सारे मामले शांत हो गए थे। कहीं पर आपको लड़ाई झगड़े की खबरें नहीं आ रही थी। 1990 से लेकर 2000 के बीच तक सिर्फ एक कारगिल वॉर और छोटे मोटे जो लड़ाइयां हुई सो हुई। लेकिन अगर आप देखेंगे एकदम से 2000 के अंदर बैटल ग्राउंड्स उभरे। अफगानिस्तान के अंदर बैटल ग्राउंड उभरा, अफगानिस्तान के अंदर बैटल ग्राउंड उभरा। और जब अफगानिस्तान के अंदर बैटल ग्राउंड उभरा, यहाँ पर ईरान के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हुई, फिर सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, और उसके बाद 2000s के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2011 के बाद अगर आप बराक ओबामा को देखते हैं तो पूरा ये जो अरब वर्ल्ड था ये उबलने लगा, बिसात बिछ रही थी। और अरब वर्ल्ड जहां जहां उबला, वहां अगर आप देखते हैं तो जहां जहां प्रो रशियंस गवर्नमेंट्स थी, जहां जहां पर रशिया को सपोर्ट करने वाली सरकारें थी या पॉसिबली अमेरिका के अगेंस्ट वाली सरकारें थी, चाहे वो गद्दाफी था, चाहे वो बशर अल असद सीरिया में, सद्दाम हुसैन, चाहे वो मिस्र के तानाशाह थे, इन सब ने
इन सबको अमेरिका ने उखाड़ फेंका और यहाँ पर अपने कब्जे वाली सरकारें बनाना शुरू कर दिया। यानी शॉर्ट में कहिए कि यहाँ से अमेरिका ने इन सबको जब उखाड़ के फेंका, तो अमेरिका ने सीधी सी बात है रशिया को ही उखाड़ के फेंकने की शुरुआत करी। फिर 2014 के अंदर यहाँ क्रीमिया के अंदर पंगेबाजी हुई, रशिया ने इसका बदला क्रीमिया के अंदर लिया और क्रीमिया छुड़वा लिया, मतलब कब्जा कर लिया यूक्रेन से। लेकिन अब ये बैटल ग्राउंड्स उस टाइम पर भी बैटल ग्राउंड्स क्लियर नहीं थे, क्योंकि अमेरिका को खुले तौर पर चुनौती देने वाली कोई तीसरी शक्ति मौजूद नहीं थी। लेकिन जैसे ही 2015 के बाद अगर आप देखते हैं, तो 2015 के बाद चाइना का जिस तरीके से उभार हुआ, हालांकि 2015 के बाद इंडिया ने भी अपने पैर जमाने मजबूत किए, लेकिन जिस तरीके से चाइना का उभार हुआ और चाइना बहुत तगड़ी तरीके से मजबूत बनकर उभरा, पूरी दुनिया को चुनौती देता हुआ नजर आया, उससे खुले तौर पर अब ये बैटल ग्राउंड्स क्लियर होने नजर आ शुरू हो चुके हैं। अब ये बैटल ग्राउंड्स क्लियर नजर आने शुरू हो चुके हैं और इन बैटल ग्राउंड्स को अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ बैटल ग्राउंड्स की बात ये है खुले तौर पर कि इधर बैटल ग्राउंड्स जो हैं एक एक करके अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और दोनों पावर्स अब तक जो एक दूसरे को अवॉइड कर रही थी, वो सारी पावर्स खासकर रशिया और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। लेकिन रशिया अमेरिका तो आमने सामने आए हैं, चाइना का सीधा जो टारगेट है वो ये 3 जगह है। अब दुनिया इस टाइम पर यूक्रेन के अंदर तगड़े तरीके से उलझी हुई सी नजर आ रही है और जिस तरीके से सेनाएं वहां बढ़ रही हैं और यहाँ बेलारूस के अंदर जिस तरीके से सिचुएशंस खराब होती हुई नजर आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि अमेरिका और क्वाड कंट्रीज यहाँ पर मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, इस इलाके में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन दुनिया का ध्यान इस समय पर यूक्रेन के अंदर है और यहीं चाइना ने इस बार एकदम से 39 फाइटर जेट्स और साथ में अपनी नेवी को ताइवान के आसपास ड्रिल करने भेज दिया। उसका जो रीजन था, उसका जो क्या नाम है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और जो सॉवरनिटी थी, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक किया और उसके हवा उसके जो एयर स्पेस है उसके अंदर प्लेन्स उड़ाए और उसके वाटर टेरिटरी के अंदर एंटर करके वहां पर खुले तौर पर धमकी दी। यानी एक बात यहां सोचिए, अभी तक यूक्रेन के मामले में चाइना आपको शांत बैठा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन एकदम से यहां चाइना एक्टिवेट हो जाता है और पूरे यूक्रेन के मामले को जब गर्म होते हुए देखता है, तो चाइना शायद अपनी इस टेंशन को बढ़ते हुए देख के यहां पर अपने आप को इफेक्टिवली लगाता है, ताकि दुनिया, और यही एक रीजन है यहां दुनिया का ध्यान गया ही नहीं, यहां पर दुनिया का ध्यान ही नहीं गया, या दुनिया ने इतना जोर से या इतने ध्यान से इसको देखा ही नहीं, एक खबर सुन के रह गए, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर चाइना ने 2000 से ज्यादा बार जो टेरिटोरियल चैलेंज किया है इसको, ताइवान को, वो पहले ही हो चुका है। एक कॉमन सी खबर लगी, लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा कि चाइना ने इस बार एक लेवल बढ़ाकर यहाँ पर इसकी टेरिटरी के अंदर अटैक किया है या घूमा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे चाइना के प्लेन्स इंडिया की सॉवरन एयर स्पेस के अंदर आकर शोर मचाना शुरू कर दें। जब वो सॉवरन एयर स्पेस में आकर शोर मचाएंगे या फ्लाई करेंगे, तो वो खुले तौर पर इंडिया की सॉवरनिटी यानी संप्रभुता को चुनौती है। यहां पर जो है अमेरिका ने क्वाड को खुले तौर पर चुनौती दी, चाइना ने खुले तौर पर क्वाड को चुनौती दी, और उस चुनौती का असर इस समय पर दोस्तों फिर ये हुआ, उस चुनौती का असर ये है कि यहाँ पर अमेरिका के ऊपर दबाव ये आ गया कि उसे भी अपने शिपमेंट्स भेजने पड़े, और जापान का यहाँ पर फियर क्लियरली नजर आया और जापान ने एक अलार्म बेल बजाते हुए, एक वार्निंग अलार्म बजाते हुए खुले तौर पर अमेरिका से बात करनी शुरू करी। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से कि दुनिया अगर यूक्रेन में उलझी रही, तो पॉसिबली चाइना ताइवान के ऊपर जो नजर गड़ाए बैठा है वहां खेल कर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, पहले भी ऐसा हुआ है, और ऐसा पहले इंडिया ने भी किया है। इंडिया ने यहां क्या किया था,
2019 की बात है जब चाइना हांगकांग के अंदर फंसा हुआ था, बिजी था और बुरी तरीके से, बहुत ताकतवर तरीके से बिजी था। मतलब बिल्कुल फंसा हुआ था और दुनिया और चाइना बिल्कुल आमने-सामने आ चुके थे। और कहीं न कहीं पाकिस्तान फंसा हुआ था क्राइसिस में, ईरान फंसा हुआ था अपनी जगह, तो इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया। ये जो शातिर लोग होते हैं ना दोस्तों, जिनके पास इसी तरीके का जुगाड़ करने का दिमाग होता है, प्लस माइनस करने का दिमाग होता है, ये शातिर लोग ऐसे ही करते हैं, दुनिया का ध्यान कहीं बटाते हैं और उसके बाद अपना काम निकाल कर ले जाते हैं। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी सरकार में कोई कमी है, हमारी सरकार भी इन्हीं शातिरों के बीच में मतलब चालाकों के बीच में चालाक है। लेकिन इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, उसके हिसाब से इस समय पर मुझे चाइना खेल करता हुआ नजर आ रहा है ताइवान के अंदर, और दुनिया उलझी रहेगी यूक्रेन और बेलारूस के अंदर। बाकी आके तो वक्त बताएगा। वर्ल्ड वॉर के जो बादल हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये सिनारियो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 1910 से लेकर 1914 के बीच में, लगभग 1905 से लगा लीजिए, 1905 से लेकर 1914 के बीच में 10 साल जो दुनिया के गए थे ना दोस्तों, दुनिया के जो 10 साल गए थे, वो असलियत में जो 10 साल थे, वो 10 साल इतने खतरनाक लेवल पर गए थे कि वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ हथियार प्रोड्यूस किए गए थे और कुछ प्रोड्यूस नहीं किया गया था। पूरी दुनिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ख़ासकर जो डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज़ थे, रशिया था, जर्मनी था, इन सब का और इवन जापान का भी, वो पूरा वॉर की प्रिपरेशन में निकल गया था, हथियार बनाने में निकल गया था। और यही हाल 1930 के बाद से भी शुरू हुआ, जब वॉर इक्विपमेंट्स को डेवलप करना शुरू हुआ। और ये भी देखा गया है कि जब जब कोई भी नई इकोनॉमिक पावर उभरती है और इकोनॉमिक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और वहाँ इकोनॉमिक इम्बैलेंस की वजह से जो पुरानी इंडस्ट्रियल कंट्रीज होती हैं, पुरानी इंडस्ट्रियल यानी पुराने जहाँ उद्योग लगे होते हैं, वो जब पिछड़ने लगती हैं तो वो अपने इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए भी वॉर शुरू कर देती हैं। कम से कम वो हथियार बनाना शुरू करती हैं, क्योंकि वेपन इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर पैसा ज़बरदस्त खर्च होता है और कस्टमर भी इसके बहुत ज़्यादा होते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ उन वेपन्स को खरीदा जाता है। और वो वेपन्स जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक इकोनॉमी नहीं चलेगी। तभी वर्ल्ड वॉर वन अगर आप देखते हैं तो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर आपको मोटे तौर पर दिखाई देगा, दुनिया के अंदर उस टाइम पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से एक इकोनॉमी निकल कर आया था जर्मनी और दूसरी नई इकोनॉमी निकल कर आया था जापान। इन दो इकोनॉमीज ने ब्रिटेन को और अमेरिका को जो है काफी ज्यादा चैलेंज क्रिएट किया था। और खासकर ब्रिटेन को, जर्मनी और ब्रिटेन की लड़ाई शुरू हो गई थी। उसके बाद अगर आप देखें तो अमेरिका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका सुपर पावर बनकर उभर रहा था और जापान एक इकोनॉमिक पावर बनकर उभर रहा था। तो अमेरिका और जापान के बीच की जो टसल थी और जर्मनी और अमेरिका के इंग्लैंड के बीच की टसल तो कुछ ज्यादा ही थी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो चाइना जो है वो इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभरा है। यूएसएसआर एक मिलिट्री सुपर पावर बनकर तो उभरा, लेकिन अमेरिका को कभी भी उसने इकोनॉमिकली हैम्पर नहीं किया, अर्थव्यवस्था के नाम पर उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। जिसका नतीजा ये हुआ, अर्थव्यवस्था के नाम पर नुकसान ना पहुंचाने की वजह से इस्तीफा, मतलब नतीजा ये हुआ कि लड़ाई कोल्ड वॉर तक ही उलझ कर रह गई, रुक गई। लेकिन चाइना जो है यहाँ ये इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभरा है और अमेरिका से लेकर यूरोपियन कंट्रीज का जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है उसको चैलेंज कर रहा है। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर नई सिस्टम्स बन रहे हैं, इसलिए वर्ल्ड वॉर शुरू होने के चांसेस कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा है। और यहीं से दुनिया जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। हालांकि चाइना खेल कर रहा है वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये वाला डायमेंशन भी हमेशा याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।